नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी में। इस वीडियो में हम आरटी 2011 वाले रूल की बात कर रहे हैं। तो आरटी रूल 2011 में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें कितने भाग हैं और इसमें कितने नियम धाराएं हैं और इसके विगत वर्षों की परीक्षाओं में कौन-कौन से प्रश्न इससे पूछे गए हैं। तो वो सभी चर्चाएँ तो हम कर चुके हैं। अब हम इसके सभी 29 नियम और सभी 10 भागों के बारे में एक-एक करके बात कर लेते हैं। हमने अंतिम जो वीडियो देखा था आरटी 2011 वाला, उसमें हमने बात की थी कि नियम नंबर 1 क्या है और इसके कुल कितने भाग हैं, किस भाग में कौन-कौन सी धाराएँ हैं, ये हमने बात की हैं। तो अब हम पहले भाग की बात कर रहे हैं और पहला भाग शुरू होता है नियम नंबर 2 से। नियम नंबर 2 हमारा है, उसको कहते हैं परिभाषाएँ। परिभाषाओं में जैसे आपने आरटी के 2009 वाले एक्ट में भी दूसरी धारा में परिभाषाएँ पढ़ी थी, यहाँ भी कुछ सामान्य चीज़ें हैं। परिभाषाएँ आप इसे बोल सकते हैं कि यदि मैं बात करूँ कि आरटीई रूल 2011 जिसे हम कहते हैं राजस्थान में निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यह जो नियमावली है 2011 वाली, यह किस अधिनियम से ली गई है? तो यह अधिनियम है आपका आरटी अधिनियम 2009। तो जिस भी विद्यार्थी को ये डाउट है या किसी किताब में या किसी टेस्ट सीरीज में ये गलत दे रखा है, तो उसका ये पहले डाउट क्लियर कर लो कि राजस्थान में कोई भी निशुल्क अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 2011 वाला नहीं है, 2009 वाला है। पूरे भारतवर्ष में आरटी एक्ट 2009 ही लागू है 1 अप्रैल 2010 से। तो हमारे राजस्थान में फिर 38वीं धारा में संशोधन करके जो बनाया गया था उसका नाम तो आरटीई रूल 2011 है। बोले तो वो एक नियमावली है जो 2011 में हुई, बनी और जिसे 1 अप्रैल 2011 से लागू किया गया। तो अधिनियम तो कौन सा है? आरटी एक्ट 2009 वाला ही है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ आंगनबाड़ी के बारे में बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एकीकृत बाल स्कीम के अधीन स्थापित की जाएगी। तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाने योग्य नहीं है। फिर अगला है कि सीबीओ क्या होता है? तो सीबीओ होता है ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, यानी कि एक खंड स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसे अपन कहते हैं सीबीओ। तो सीबीओ स्थानीय प्राधिकारी में आता है और स्थानीय प्राधिकारी के जब हम कर्तव्य पढ़ते हैं तो ये सीबीओ महोदय का ये कर्तव्य आ जाता है कि विद्यालय की स्थापना करवाए, एसएमसी की जो कार्य हैं उसके लिए परामर्श देवे। तो कई सारे अच्छे अच्छे कार्य हैं जो स्थानीय प्राधिकारी को करने होते हैं। तो यहाँ सीबीओ का जो कार्य है वो ब्लॉक स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की जो देख रेख है, मॉनिटरिंग है, वो करना है। तो सीबीओ ब्लॉक स्तर पे प्रारंभिक शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। बात में करूँ आपसे कि प्राथमिक विद्यालय क्या होते हैं? तो प्राथमिक विद्यालय वो हैं जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय वो है जहाँ कक्षा 1 से 8 तक संचालित हैं। तो ये तो आपको पहले भी पता है, तो इसमें कोई आपको ऐसी नई बात समझने में नहीं आई है। आगे मैं बात करूँ एसएमसी। एसएमसी को हम कहते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति, बोले तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसके बारे में भी हम आरटी एक्ट में बात कर चुके हैं। जो उसकी धारा 21 में है वही चीज़ें यहाँ पर हैं। कार्यकारी समिति क्या होती है? तो एसएमसी के अंदर 2 प्रकार की समितियाँ हैं और उन 2 प्रकार की समितियों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे कि प्रबंधन समितियाँ क्या होती हैं। उसमें अच्छे से समझेंगे। उसमें से एक समिति होती है कार्यकारी समिति जिसमें 16 सदस्य होते हैं और वो विद्यालय के दिन प्रतिदिन की प्रबंधन की व्यवस्था करती हैं। आगे मैं बात करूँ डीईओ, तो डी डबल ईओ का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। यानी प्रारंभिक शिक्षा का जिला स्तर पे जो अधिकारी होता है उसे अपन कहते हैं जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। फिर अगला है निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। तो जो नियमावली 2011 वाली है इसके लिए कौन कौन काम कर रहा है, कौन कौन अधिकारी? तो एक अधिकारी तो आपका है सीबीओ, दूसरा अधिकारी है हमारे पास डीओ, तीसरा है निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जो बीकानेर में है, निदेशालय में बैठते हैं। और वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का नाम है श्री सीताराम जाट जो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं। आगे मैं बात करूं आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान जो है इसके जो परियोजना निदेशक या आयुक्त हैं जिनको हम आरसीईई बोले तो राजस्थान कॉरपोरेशन, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर कहते हैं, ये यहाँ बैठते हैं। तो आयुक्त
वर्तमान में कहाँ बैठते हैं? आरसीईई में। आरसीईई का मतलब राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, बोले तो राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर है निःशक्त बालक। निःशक्त बालक कौन है? जो अधिनियम 1995 में लागू हुआ निःशक्त बालकों के लिए, उस अधिनियम में जो परिभाषा दी गई है वो बालक निःशक्त बालक आएंगे, और इन बालकों को समान अवसर मिलना है, अधिकार मिलना है, संरक्षण मिलना है, इसकी पूर्ण भागीदारी होना चाहिए। आगे है विद्यालय मानचित्रण। विद्यालय मानचित्रण का मतलब धारा 6 आरटी 2009 की, उसमें बताया गया है कि विद्यालय कहाँ स्थापित किया जाए, उस हिसाब से विद्यालय का मानचित्रण यानी विद्यालय स्थापना के लिए चीजें होगी। फिर अगला है छात्र संचित अभिलेख। छात्र संचित अभिलेख क्या है? सीसीई पर आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड जो होगा उसे अपन कहते हैं छात्र संचित अभिलेख। तो ये सभी परिभाषाएं इस नियम नंबर 2 में है। बाकी अगर छोटा सा प्रश्न आए कि नियम नंबर 2 क्या है, तो आप सीधा सा बता दो कि परिभाषाएं हैं, किंतु अंदर की चीजें पूछ ले कि अधिनियम कौन सा है और प्राथमिक विद्यालय कौन सा होता है, उच्च प्राथमिक कौन सा होता है, तो आप इनकी भी चीजें बता सकते हो। अब हम बात करते हैं भाग संख्या 2 और 3 पर। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कोई नियम छोटा सा बड़ा लग जाए आपको, बाकी सारे नियम छोटे छोटे हैं। जैसे भाग संख्या 2 है जिसको कहते हैं एसएमसी। तो एसएमसी जो है इसमें कुल 3 नियम हैं, नियम नंबर 3, 4 और 5, जिसमें से जो 2 नियम हैं वो तो प्रॉपर एसएमसी के हैं, और तीसरा नियम विद्यालय विकास योजना बनाने का है, और वो भी एसएमसी के द्वारा ही होता है, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एसएमसी कैसे बनेगी, इसके कौन कौन से कार्य होंगे, तो ये जब मैं आपको अगला वीडियो पढ़ाऊंगा जिसमें विद्यालय प्रबंधन समितियां पढ़ानी है, तो वहां अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि नियम नंबर 3 और 4 में एसएमसी कैसे बनती हैं, एसएमसी में कौन कौन से कार्य होते हैं, और एसएमसी की कार्यकारी समिति क्या है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन सा सदस्य कौन सा रोल निभाएगा, तो वो ये नियम नंबर 3 और 4 की पहले हम बात करेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय विकास की योजना क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें करनी होती है एसएमसी के द्वारा, तो वो भी आपको उसी वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। तो आपको यहाँ बस इतनी जानकारी याद रखनी है कि भाग संख्या 2 एसएमसी के बारे में है, जिसमें कुल 3 नियम हैं, नियम नंबर 3, 4 और 5। जहाँ नियम नंबर 3 संरचना करते हैं, नियम नंबर 4 एसएमसी की कार्यकारी समिति है, और नियम नंबर 4 है विद्यालय विकास योजना। अब मैं बात करूं भाग संख्या 3 की। भाग संख्या 3 को कहते हैं आरटीई, बोले तो शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार जो है भाग संख्या 3, इसमें केवल एक नियम है, और उस एक नियम को कहते हैं विशेष प्रशिक्षण। अब क्या है कि एसएमसी जो हमारी है, इस एसएमसी का एक और कर्तव्य है। वो कर्तव्य क्या है कि एसएमसी ऐसे बच्चों को ढूंढेगी जिनको विशेष प्रशिक्षण चाहिए, मतलब जो कमजोर बच्चे रह गए हैं जिनको दोबारा प्रशिक्षण चाहिए विशेष रूप से, इनकी पहचान की जाएगी, और इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कौन करेगी? एसएमसी। तो 6 में है विशेष प्रशिक्षण, और ये प्रशिक्षण जो है विद्यालय के परिसर यानी विद्यालय भवन में होगा। यहाँ के कार्यरत शिक्षक होंगे या बाहर से विशेष शिक्षक भी बुलाए जा सकते हैं। और ये जो विशेष प्रशिक्षण का चलेगा, यह न्यूनतम 3 महीने तक चल सकता है और अधिकतम 2 साल तक इसे चलाया जा सकता है। बोले तो विशेष प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है, इसे 3 माह न्यूनतम या अधिकतम 2 वर्ष चलाया जा सकता है ऐसे बच्चों के लिए जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वास्तव में है, और ये विद्यालय परिषद के अंदर ही व्यवस्था की जाएगी। तो वापस बात करते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है? नियम नंबर 1 है संक्षिप्त नाम, इसका नाम क्या है, ये कहाँ कहाँ लागू होता है और कब से शुरू हुआ है। फिर नियम नंबर 2 भाग 1 में आता है जिसको अपन कहते हैं परिभाषाएं, और परिभाषाओं में आपको मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। फिर भाग संख्या 2 है जिसको कहते हैं एसएमसी, 3 धाराएं हैं। भाग संख्या 3 है जिसको आरटी कहते हैं, इसमें केवल एक नियम या एक धारा है। आगे मैं बात करूं भाग संख्या 4 की। भाग संख्या 4 क्या है? राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, उसके बारे में ही। तो राज्य सरकार और हम स्थानीय प्राधिकारी की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि राज्य सरकार हो चाहे स्थानीय प्राधिकारी, वो स्कूल की व्यवस्था करवाएगी बच्चे के आसपास। तो बच्चे के आसपास के क्षेत्र में जो सीमा, वो जिस सीमा में बच्चा रहता है वहाँ विद्यालय की स्थापना होगी। ये है नियम नंबर 7। 7 मतलब आसपास, 7 मतलब कि साथ में स्कूल जाएंगे, और साथ में बच्चे स्कूल जाएंगे तो आसपास में जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे। तो साथ में है इस चीज का उल्लेख कि आसपास में ही स्कूल खोली जाएगी। और आसपास में मतलब अगर छोटा बच्चा है 1 से 5 तक की उम्र वाला, तो वो 1 किलोमीटर की दूरी में ही विद्यालय में पढ़ने जाएगा।
और 6 से 8 का जो बच्चा है वो 2 किलोमीटर की दूरी तक पढ़ने जा सकता है। यानी कि जो बड़ी स्कूल हैं यूपीएस वो 2 किलोमीटर तक की दूरी में खोली जा सकती हैं और पीएस स्कूल 1 किलोमीटर तक की दूरी में खोली जा सकती हैं। अब मैं बात करूं कि अगर ऐसा इलाका हो जहां जनसंख्या न्यूनतम 150 हो, जो रेगिस्तानी इलाका हो सकता है, दुर्गम इलाका हो सकता है, पहाड़ी इलाका हो सकता है, तो आपको याद रखना है कि ऐसा इलाका जहां न्यूनतम जनसंख्या 150 है वहाँ 1 से 5 तक का विद्यालय ओपन होगा, ये फिक्स है। कि रेगिस्तानी इलाके की बात करें या कठिनाई या दूरस्थ क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी इलाके की बात करें जहाँ न्यूनतम जनसंख्या 150 है, वहाँ 1 से 5 का विद्यालय होना अनिवार्य है 20 बालकों के लिए। अगर वहाँ 20 बालक हैं, 150 की जनसंख्या में 20 ऐसे बच्चे हैं जो 1 से 5 में हो सकते हैं, तो उनके लिए एक विद्यालय स्थापित होगा जिनकी आयु 6 से 11 साल होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं ये न्यूनतम बच्चे 20 से बढ़कर कितने हो जाए 30 या 30 से ज़्यादा, तो फिर वो उस विद्यालय 1 से 5 विद्यालय को 6 से 8 का विद्यालय घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर 20 बच्चे हैं जनसंख्या 150 के अंदर, तो वहाँ 1 से 5 वाला विद्यालय होगा और अगर वो विद्यालय उन विद्यालयों में बच्चों की संख्या 30 से अधिक हो जाए और उम्र 11 साल से अधिक हो जाए, तो फिर हमें 6 से 8 का विद्यालय भी वहाँ क्रमोन्नत करना पड़ेगा। और ये क्रमोन्नत कौन करता है? राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी। तो स्थानीय प्राधिकारी और राज्य सरकार मिलकर 1 से 5 वाले विद्यालय को 6 से 8 वाला विद्यालय घोषित कर देते हैं, क्रमोन्नत करते हैं। और विद्यालय कहाँ स्थापित होगा? 1 और 2 किलोमीटर की दूरी में। तो मैंने क्या कहा? भाग संख्या 4 है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। दोनों का पहला कर्तव्य है कि आस-पास में स्कूल खोलें। कितने पास में? 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की दूरी में। दूसरा है उनका काम क्या है? एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्कूल खोलने के अलावा? स्कूल खोलने के अलावा उनके पास है कि जो बालक हैं, जो स्कूल में पढ़ रहा है, उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उनके पास पहुँचे, यूनिफ़ॉर्म निःशुल्क पहुँचे, शिक्षा उन तक निःशुल्क पहुँचे और पढ़ने की जो सामग्री है, ए-विल किट वगैरह वो भी निःशुल्क मिले। और ऐसा बालक जो निःशक्त हैं, उसके लिए तो अलग से विशेष अधिगम की क्लासें भी होनी चाहिए। अगला है बच्चों की पहचान करें। ऐसे बच्चों की पहचान करना है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी की कर्तव्य ये है कि जो बच्चे दूर दराज के इलाकों से आते हैं, निःशक्त बालक हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिली हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हैं या धारा 4 जो है, जो आपके आरटी एक्ट में है कि आयु के अनुसार जिनको प्रवेश दिया जा सकता है, उन बच्चों को पहचाने, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करे, यानी कि कोई भी बच्चा शिक्षा से न हटे। अगला है ये चीज़ भी राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी देखेगा कि कोई भी बालक हो जो विद्यालय में जा रहा हो सरकारी में, उसके साथ जाति, धर्म, वर्ग, लिंग संबंधी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही में उसके साथ शारीरिक मानसिक उत्पीड़न भी नहीं होना चाहिए कि वो छोटी जाति का कह के उसको कोई उत्पीड़ित करे, शारीरिक रूप से दंड देवे या मानसिक रूप से सताए, तो ऐसा भी नहीं हो। यानी इन सभी के रूप से मानसिक शारीरिक कोई भेदभाव न हो। और दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है कि स्कूल में बच्चों को एडमिशन दे देते हैं पर उनको भोजन और पेयजल इन दोनों सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। छूने नहीं दिया जाता है पेयजल के लिए और भोजन नहीं करने दिया जाता है साथ में बैठा कर, तो ये सब चीज़ें भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? राज्य सरकार और उसके अंडर में आने वाले स्थानीय प्राधिकारी। तो पहला तो है नियम नंबर 7। साथ में क्या है कि आसपास में स्थापना होगी स्कूल की। फिर है कि हम क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखेंगे। अब आ जाते हैं स्थानीय प्राधिकारी बच्चों से संबंधित कौन कौन से रिकॉर्ड देखता है। तो स्थानीय प्राधिकारी के पास बच्चों के अभिलेख की बात है तो 9 अभिलेख हैं। 9 अभिलेख मतलब कि 9 में अभिलेख हैं। कहने का मतलब नियम नंबर 9 में अभिलेख हैं। अभिलेख में क्या क्या आएगा? रिकॉर्ड। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड। तो बच्चों का कौन कौन सा डाटा होता है स्थानीय प्राधिकारी के पास? 14 साल के जो बच्चे हैं उनका हाउस होल्ड सर्वे, यानी स्कूल के माध्यम से घर घर जाकर सर्वे होता है। तो बच्चों की पहचान की जाती है कि कौन कौन से बच्चे हैं जो 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के हैं, ताकि स्थानीय प्राधिकारी 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को तो आंगनबाड़ी में भेजेगा और 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को स्कूल में भेजेगा। ये उसका कर्तव्य है, कोई भी बच्चा छूट न जाए। फिर जो अभिलेख हाउस होल्ड सर्वे से तैयार होगा उसको हर साल अपडेट किया जाएगा और अभिलेख की सारी जानकारी सार्वजनिक और पारदर्शी रखी जाएगी। किसी से छुपानी नहीं है कि आपके गांव का डाटा है तो छुप जाए। सबको सार्वजनिक रूप से वो डाटा दिखना चाहिए। तो सार्वजनिक डाटा होगा, साल भर में अपडेट होगा, 14 साल तक के बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। कितने साल होने से लेकर 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों का रिकॉर्ड होगा। तो ये है अभिलेख रखने की बात। वापिस समझा देते हैं।
धारा क्या मतलब भाग संख्या 2 में एसएमसी है, जिसमें 3 धाराएं हैं, 3, 4 और 5। फिर भाग 3 जिसका नाम आरटी है, इसमें एक है कि विशेष प्रशिक्षण होगा उन बच्चों के लिए जो वास्तविक रूप से कमजोर हैं। फिर धारा 7 और भाग 4 में आ जाता है विद्यालय की आसपास में स्थापना। फिर है नियम संख्या 8 में है या धारा संख्या 8 में है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी क्या काम करते हैं। और फिर स्थानीय प्राधिकारी का एक रिकॉर्ड रखने का काम है, तो रिकॉर्ड कैसा होगा, कैसे करना होगा, वो सभी बातें यहाँ हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं अगले भाग जिसका नाम है भाग संख्या 5। और भाग संख्या 5 है विद्यालय और अध्यापकों के कर्तव्य। हालांकि इसमें अध्यापकों की कोई कर्तव्य नहीं है, परंतु इसका जो नाम एक्चुअल दिया गया है नियमावली में हम वही देखेंगे। यहाँ सारा कार्य विद्यालय का ही है। अब चूंकि विद्यालय में अध्यापक आते हैं तो उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसमें प्रवेश से संबंधित शुरू के 4 नियम हैं, 10 से लेकर 13 तक। और फिर विद्यालय को मान्यता देने से संबंधित 2 नियम हैं, नियम संख्या 14 और 15। अब बात करते हैं कि प्रवेश से संबंधित 4 नियम कौन कौन से हैं। प्रवेश का मतलब कि बच्चे को क्लास में प्रवेश देना है, उससे संबंधित कौन कौन से नियम हैं। अब हमने बच्चे को स्कूल में एडमिट करवा दिया है, तो एडमिट करवा दिया या नहीं हुआ है उससे संबंधित क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले प्रवेश में ये ध्यान देना है कि कोई भी कमजोर या अलाभप्रद बालक छूटना नहीं चाहिए। यानी कि ऐसे बच्चे जो कमजोर आर्थिक स्थिति वाले हैं या जिनको लाभ नहीं मिलता है, सुविधाएं नहीं है जिनके पास, ऐसे बच्चों का तो 100% नामांकन होना ही चाहिए। पहला नियम तो ये है। तो नियम नंबर 10 ये है। 10 में बात पक्की है। और बात पक्की किसके बारे में है, जो कमजोर बच्चे हैं, जो अलाभप्रद हैं, उनका नियम नंबर 10 के अनुसार प्रवेश होना ही चाहिए। दूसरी बात, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय प्रतिपूर्ति करनी है। तो ये प्रश्न पिछली बार आया था कि प्रतिपूर्ति से संबंधित कौन कौन से नियम हैं। तो प्रतिपूर्ति जो है, प्रतिपूर्ति का मतलब होता है प्रति बालक कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है प्रारंभिक शिक्षा में, तो वो प्रतिपूर्ति होगी साल भर में 2 बार, और 2 बार विद्यालय को ही दी जाएगी। मतलब 2 बार प्रतिपूर्ति की जाती है विद्यालय को डायरेक्ट, और वो प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो राज्य सरकार जो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रति बालक का व्यय करती हैं, खर्च करती हैं, वो करती हैं प्रतिपूर्ति। अब समझ में आ गया होगा। आगे मैं बात करूं नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 में है कि बच्चे से आयु के सबूत के दस्तावेज मांगे जाएंगे। जब बच्चा एडमिशन के लिए जाएगा तो उससे आयु के सबूत मांगे जाएंगे, पर यदि बच्चे के पास आयु के सबूत न हो तो भी एडमिशन देना पड़ेगा। पर कौन कौन से दस्तावेज होंगे उनके बारे में बात है। फिर है प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि। प्रवेश की विस्तारित अवधि का मतलब होता है अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो महीना होता है, इन महीनों में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं नॉर्मली। ये है सामान्य बात। पर अगर विस्तारित अवधि निकल चुकी है, सितंबर निकल चुका है, तो भी अक्टूबर से लेकर वापस मार्च के बीच में भी एडमिशन दिए जा सकते हैं। मतलब कालावधि को बढ़ा दिया गया है, वर्ष भर कर दिया गया है। तो वापस देखते हैं प्रवेश के 4 नियम हैं। कमजोर और अलाभप्रद बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। फिर है राज्य सरकार प्रतिपूर्ति करेगी अगर उन बच्चों को एडमिशन देना है तो। फिर आयु का सबूत जो है बच्चे से लिया जाएगा, अगर नहीं हो तो भी एडमिशन देना है। और प्रवेश के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, साल भर बच्चे को प्रवेश दे सकते हैं। अब ये प्रतिपूर्ति क्या है इसको समझ लेते हैं। प्रतिपूर्ति जो जितने भी विद्यालय जो प्रारंभिक शिक्षा पर हैं उन पर कितना आवर्ती खर्चा रखा गया है, और इन विद्यालयों में कितने बच्चे हैं, मतलब कितना बजट इनके लिए जो है अनुमानित किया गया है, मतलब खर्च करने की बात हुई है। और इनमें विद्यालयों में कितने बच्चे हैं, तो कुल बच्चों का भाग कुल खर्चों पे दिया जाएगा। तो प्रति बालक कितना खर्च किया जा रहा है इसका हिसाब, प्रतिपूर्ति का हिसाब लग जाता है। अब ये प्रतिपूर्ति के लिए राज्य स्तर पे एक समिति गठित होती है, जिसमें एक निजी विद्यालय का भी प्रतिनिधि होता है। कि जो निजी विद्यालय हैं जहाँ 25% सीटों पे निशुल्क प्रवेश होता है, तो उसमें उस चीज़ का भी जो है देखा जाता है। और इस समिति की बैठक प्रतिवर्ष मई में होती है, यानी कि मई के महीने में राज्य स्तरीय समिति का गठन होकर उसकी बैठक होती है, और उसमें निजी शैक्षणिक संस्थाओं का भी एक प्रतिनिधि होता है। आगे मैं बात करूं कि प्रारंभिक शिक्षा के जो निदेशक हैं, जो निदेशालय बीकानेर में बैठते हैं, वो सूचना प्रोवाइड करवाते हैं जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। जी बोले तो DEEO, आपको मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो जिला प्रारंभिक शिक्षा पदाधिकारियों को सूचना देते हैं। फिर प्रतिपूर्ति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी करेगा 2 बार। पहली बार तो अक्टूबर में और दूसरी बार जून के अंत में। तो पहली जो प्रतिपूर्ति होती है
वो अप्रैल से अगस्त के सेशन के लिए होती हैं और दूसरी बार होती है सितंबर से मार्च के बीच में। मतलब 2 बार प्रतिपूर्ति होती है। आप तो डायरेक्ट याद रख के चले कि कब-कब होती है, अक्टूबर और जून के अंत में। और 2 बार किसको होती है? विद्यालय को। तो पिछली बार ये पूछा गया था कि प्रतिपूर्ति जो है मतलब कितनी बार होती है? 2 बार होती है। किसको होती है? विद्यालय को होती है। कब होती है? अक्टूबर और जून में। और ये जो समिति होती है इसके गठन की सूचना कौन देता है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशक। किसको देते हैं? प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो जिला स्तर पे उसको देते हैं। और इसमें निजी क्षेत्र की संस्थाओं के कितने प्रतिनिधि होते हैं? 1 प्रतिनिधि होता है। और अंतिम प्रतिपूर्ति कौन करता है? तो सीबीओ करते हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो प्रतिपूर्ति होती है अंतिम रूप से वो कौन करता है? सीबीओ करते हैं। और प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने के लिए 2 बार अवसर मिलते हैं, अगस्त और अप्रैल महीने में। तो जो विद्यालय हैं जिनको प्रतिपूर्ति की जाएगी वो विद्यालय भी 2 बार दावा कर सकते हैं प्रतिपूर्ति के लिए। कि जैसे अक्टूबर में करना है तो अक्टूबर के महीने में जो प्रतिपूर्ति की जाएगी उससे पहले ये जो विद्यालय हैं जिनको प्रतिपूर्ति की जाएगी वो अगस्त में दावा प्रस्तुत कर देंगे। और जून में होने वाली प्रतिपूर्ति के लिए अप्रैल में ही आपको क्या करनी पड़ेगी? दावा करना पड़ेगा कि हमारे पास एक्चुअल में आरटी के तहत इतने बच्चे हैं जो इनको एडमिशन दिया है, इनकी प्रतिपूर्ति करनी है। तो ये वाली बात है और ये सीबीओ के समक्ष होगी। तो सीबीओ अंतिम प्रतिपूर्ति करता है। कितनी बार प्रतिपूर्ति होती है? 2 बार। प्रतिपूर्ति का दावा कितनी बार होता है? 2 बार। तो ये सारी चीजें देख ली हैं। तो अब हमने प्रवेश के बारे में 4 नियम पढ़ लिए हैं, प्रतिपूर्ति को भी समझ लिया है। बढ़ते ही विद्यालय की मान्यता को लेकर। तो विद्यालय की मान्यता को लेकर वही बात है कि एक तो ये है कि बिना मान्यता विद्यालय नहीं चलाना है, ये नियम नंबर 14 में है। और नियम नंबर 15 में है कि विद्यालयों की मान्यता वापस ली जा सकती है यदि वो तय मानदंड के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। और चाहे विद्यालय को मान्यता देनी हो या वापस लेनी हो, यह राजस्थान गैर शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 के अंतर्गत ली जाती है और दी जाती है। तो ये बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं अगले भाग पर। अगले भाग का नाम है अध्यापक। और अध्यापक की योग्यताओं की धाराएं हैं हमारे पास 3। और अगली धाराओं में फिर आगे और बात करेंगे। अगर मैं केवल योग्यता की बात करूं कि अध्यापक से संबंधित कुल कितनी धाराएं हैं, तो 16 से लेकर 21 तक की धाराएं अध्यापक से संबंधित हैं। किंतु 16 से 18वीं जो धाराएं 16 से लेकर 18 तक उसमें अहर्ता योग्यता की बात की गई है। क्या क्या बात की गई है? नियम नंबर 16 कहता है कि कोई भी शिक्षक जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिना न्यूनतम अहर्ता योग्यता के टीचर बन गया हो, यानी कि टीचर के बनने के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। दूसरी बात 17 में क्या है? 17 में ये है कि न्यूनतम योग्यता के लिए अगर राज्य में कोई संस्था नहीं है, न्यूनतम योग्यता के लिए मतलब मान लीजिए कि किसी राज्य में बीएड बीएड न्यूनतम योग्यता है। तो अगर किसी राज्य में बीएड कराने वाली संस्थाएं नहीं है तो फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के पास शीतलीकरण के लिए जो है अनुमोदन कर सकती हैं। तो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, नियम नंबर 17। फिर उनमें शीतलन दिया जाएगा, नियम नंबर 17। और फिर है नियम नंबर 18। और नियम नंबर 18 ये है कि न्यूनतम योग्यता अर्जित करने के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब यहाँ शीतलीकरण के लिए अनुमोदन होगा और यहाँ शीतलीकरण हो चुका है तो अर्जित करने के लिए अतिरिक्त 5 साल की छूट दे सकते हैं। तो न्यूनतम योग्यता और फिर उसका शीतलीकरण और उसको अर्जित किया जाना 16, 17, 18 में ये बात है। फिर 19 नंबर की धारा में कि अध्यापकों का वेतन भत्ता सेवा निर्बंध सत्य जो है राज्य सरकार तय करेगी कि क्या वेतन होना चाहिए, क्या भत्ता दिया जाएगा, सेवा के लिए कौन कौन से टर्म्स और कौन कौन सी कंडीशन होगी, ये राज्य सरकार तय करेगी। फिर उसके बाद 20वां नियम है शिक्षकों के दायित्व। मैं आपको आरटी 2009 में पढ़ा चुका हूँ कि शिक्षकों के कौन कौन से दायित्व हैं। और ये धारा संख्या आप 24 में देखिए। धारा संख्या 24 जो है जो आपके आरटी एक्ट 2009 में है उसमें बताया गया है कि शिक्षकों की कौन कौन सी जो है कर्तव्य हैं, दायित्व हैं। फिर है नियम नंबर 21 जिसमें शिक्षक छात्र अनुपात हैं। ये भी मैं आपको पहले ही 2009 में पढ़ा चुका हूँ कि कौन कौन से अनुपात चलते हैं। अब बढ़ते हैं भाग संख्या 7 में जिसमें 2 धाराएं हैं, एक में पाठ्यचर्या के लिए है और एक में पूर्णता के लिए है। तो पाठ्यचर्या के लिए वहां भी आपको मैंने यही कहा था कि आर एस सी ई आर टी हमारी एक संस्था है उदयपुर में। यह शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था है और ये पाठ्यचर्या डिसाइड करती हैं। और फिर नियम नंबर 23 है प्रमाण पत्र जारी किया जाता है अंतिम योगात्मक आकलन के आधार पे। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो किसके आधार पे होता है? वो अंतिम योगात्मक आकलन यानी ऐसे थर्ड के बाद होता है। तो 3 आकलन होते हैं योगात्मक, वो तीसरे आकलन होने के बाद ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा प्रधानाचार्य के द्वारा और वो भी रिजल्ट आने के 1 माह के भीतर भीतर। फिर ये हो चुकी है प्रमाण पत्र देने की बात। आ जाते हैं अगले अध्याय पे जिसका नाम है भाग 8
और इस भाग 8 में शिकायत निवारण की बात कही गई है। एक शिकायत, पहली जो शिकायतें होगी वो अध्यापकों की होगी, फिर माता पिता की शिकायतें होगी। तो नियम नंबर 24 है अध्यापकों की शिकायतों का निवारण। और अध्यापकों के लिए दो लेवल पे जो है शिकायतों के लिए समितियां बनेगी, ब्लॉक लेवल पे बनेगी पहले और फिर जिला लेवल पे। अब देखो इसमें क्या क्या होगा कि ब्लॉक लेवल पे जो शिकायत निवारण समिति बनेगी टीचर्स के लिए, उसमें 3 सदस्य होंगे। पहला तो होगा अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बोले तो ब्लॉक विकास अधिकारी। दूसरा होगा बीईओ। बीईओ मतलब ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो पिछली बार यही प्रश्न पूछा गया था लेवल 1 में कि ब्लॉक स्तर पे सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है प्रारंभिक शिक्षा का? तो कौन होता है? बीईओ। तो ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, बोले तो ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। फिर हैं सदस्य सचिव, मतलब इस ब्लॉक समिति का जो सचिव होता है वो होता है अपर ब्लॉक अपर ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो होता है, सबसे पहले इस सचिव के पास जो है अध्यापक अपनी शिकायत प्रस्तुत करता है जिसकी सुनवाई होनी है। तो यदि प्रश्न पूछे कि ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय जो शिकायत निवारण कमेटी बनती है अध्यापकों के लिए, उसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। उसमें से जो लिखित शिकायत प्रस्तुत करनी होती है अध्यापक को, वो किसके समक्ष करता है? तो सचिव के समक्ष करता है। सचिव कौन होता है? अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो ये चीजें होती हैं, हमें याद रखना है कि कौन कौन सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं और शिकायत किसको की जाती है। अगर मान लो कि इन तीनों सदस्यों की शिकायत निवारण से अध्यापक शिक्षक संतुष्ट नहीं है, तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा जिला स्तरीय शिकायत निवारण कमेटी पे। और इसमें भी 3 सदस्य होंगे। एक तो होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का। फिर होगा डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। और तीसरा होगा अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। और यहाँ भी सचिव महोदय को ही लिखित में वो जो है सूचित करेगा। तो सचिव का कार्य है शिक्षक की लिखित शिकायत को ग्रहण करना, फिर इन तीनों सदस्यों के साथ मिलकर शिकायत निवारण करना। तो हमारे पास शिकायत निवारण नियम नंबर 24 से शुरू होता है और वो अध्यापक को की पहले शिकायत का निवारण किया जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि कोई निजी निजी शिक्षक अपनी शिकायत करना चाहता है तो कहाँ करेगा? तो निजी या अनुदानित विद्यालयों में स्वयं का तंत्र विकसित है, यानी उनके अलग, उनका खुद का अलग से ही तंत्र है, वहां वो शिकायतों का निवारण होता है। ये जो बात मैंने जिला और ब्लॉक स्तर पे की है वो सरकारी अध्यापक के लिए है। अब मैं बात करता हूँ माता पिता की शिकायत निवारण। तो माता पिता की शिकायत निवारण के लिए एसएमसी अध्यक्ष को जो है शिकायत प्रस्तुत की जाती है, फिर वो 3 महीने के भीतर अपनी कार्यवाही करता है। और अगर मान लो एसएमसी के अध्यक्ष की कार्यवाही से माता पिता संतुष्ट नहीं है या बालक संतुष्ट नहीं है, तो फिर राज्य या राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो आयोग है उसके समक्ष भी वो शिकायत कर सकते हैं। आ जाते हैं अगले हमारे भाग पर, जिसका नाम है भाग संख्या 9, बाल अधिकारों का संरक्षण, यानी बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, जिसमें नियम नंबर 26 आता है। और नियम नंबर 26 क्या है? राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग जो है अपने कर्तव्य पूरे निभाएगा। किसी भी बच्चे को जो अगर शिकायत आती है किसी भी बच्चे या माता पिता की, तो उसको कौन सुनेगा? राज्य बाल संरक्षण आयोग, जिसके बारे में भी मैंने आपसे ऊपर कहा है कि अगर मान लो एसएमसी अध्यक्ष उचित कार्रवाई नहीं कर पाता है तो राज्य बाल संरक्षण आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। फिर है नियम नंबर 27। नियम नंबर 27 क्या है? राजस्थान राज्य जो बाल संरक्षण आयोग है वो सुनवाई करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करता है जिसको कहते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। तो यदि किसी माता पिता या बालक को अपनी शिकायत करनी है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के समक्ष, तो वो 1098 पे कॉल करेगा, जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के लिए है। तो राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग का काम क्या है और ये कैसे शिकायत को जो है शिकायत के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये 2 नियम में बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं 28वें नियम की, और 28वें नियम है कि इस नियमावली के लिए हम एक परिषद का गठन करेंगे जिसे कहते हैं राज्य सलाहकार परिषद। और ये राज्य सलाहकार परिषद में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ आरटी एक्ट की धारा संख्या 34 में। 33 में मैंने आपको राष्ट्रीय सलाहकार परिषद पढ़ाया था और 34 में आपको मैंने पढ़ाया था राज्य सलाहकार परिषद, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इसमें 15 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 14 अन्य सदस्य, जिसमें से जो अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है और शिक्षा विभाग का मंत्री शिक्षा मंत्री होता है जो विद्यालय शिक्षा के लिए हैं। 3 सदस्य एससी एसटी और अल्पसंख्यक से होते हैं,
एक सदस्य CWSN विशेषज्ञ होता है, एक सदस्य होता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विशेषज्ञ मतलब आंगनबाड़ी शिक्षा का विशेषज्ञ होता है, एक CWSN बालक है उनका विशेषज्ञ होता है, 3 होते हैं SC ST और अल्पसंख्यक कैटेगरी के सदस्य। ये 15 सदस्यों में से बता रहा हूँ, 15 में से एक तो होगा अध्यक्ष, 3 होंगे SC ST और अल्पसंख्यक में से सदस्य, एक होगा CWSN सदस्य, एक होगा पूर्व प्राथमिक आंगनबाड़ी शिक्षा का विशेषज्ञ। इनमें से 15 में से 33%, 15 में से 33% बोले तो 5 महिलाएं होगी। 33% का मतलब एक तिहाई। तो 15 का अगर अपन एक तिहाई निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ गया 5। तो 5 क्या होनी चाहिए 5 महिलाएं। तो 15 में से न्यूनतम 5 महिलाएं होना आवश्यक हैं। इस राज्य सलाहकार परिषद की बैठक होती है 3 महीने में एक बार और यहाँ 4 पदेन सदस्य हो सकते हैं। और 4 पदेन सदस्य में कौन कौन है, एक तो प्रारंभिक शिक्षा का सचिव, RSCRT के मेन निदेशक, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के आयुक्त और राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। तो 4 पदेन सदस्य हैं और एक पदेन अध्यक्ष हैं। तो ये सभी बातें हमने कर ली हैं। अब हम आ जाते हैं अंतिम बात की। अंतिम बात क्या है, अंतिम बात है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब धारा 29 और इसमें है संख्याओं का निवारण। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है उसका निवारण राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग ही करेगा। तो ये जो नियमावली है जिसमें 29 नियम हैं ये शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने बनाए हैं, तो इनका शंकाओं का निवारण भी वही करेगा। तो वापस बात करते हैं कौन कौन से नियम किसके अंदर हैं, मैं वापस एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की भाग 1 की, और भाग 1 में केवल एक ही नियम है और जिसको कहते हैं परिभाषाएं। और इसमें हमने जानकारी ली कि RT एक्ट 2009 अधिनियम का ही एक भाग है, इसको अलग नहीं माना जाएगा। इसमें CBO कौन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। फिर मैंने आपसे कहा कि SMC में 3 धाराएं हैं, धारा 3, 4, 5। फिर आपसे कहा RT में एक नियम है विशेष प्रशिक्षण। और फिर स्थानीय प्राधिकारी और राज्य सरकार के दायित्व में हमें कितनी धाराएं पढ़नी है, हमें पढ़नी है कुल मिला के 3 धाराएं। 3 धाराएं कौन कौन सी हैं, 7, 8 और 9 वाली। 7 में हम आसपास में बच्चे के लिए स्कूल खोलेंगे, 8 में हम राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य देखेंगे, 9 में हम अभिलेख इकट्ठे करेंगे। और फिर अगला है कि विद्यालय और अध्यापकों के कर्तव्य धारा संख्या 10 से लेकर धारा संख्या 15 के बीच में ही। कुल मिला के इसमें 6 धाराएं हैं। 6 में से जो शुरू की 4 धाराएं हैं वो केवल बच्चे को प्रवेश देने से संबंधित हैं, जिनमें बच्चे को कमजोर अलाभप्रद बच्चे को प्रवेश देना है और उनके लिए प्रतिपूर्ति करनी है। आयु का सबूत क्या क्या होगा, आयु के सबूत में आपको मैंने बता दिया है कि धारा 12 जब मैंने आपको पढ़ाई तो उसमें कहा था कि नर्स जो है उसका सर्टिफिकेट चलता है, आंगनबाड़ी का सर्टिफिकेट चलता है, या फिर माता पिता जो है स्वघोषित करे वो चीज़ चलता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आयु के सबूत हो गए और प्रवेश के लिए कालावधि साल भर है, वर्ष भर प्रवेश दिए जाएंगे। फिर प्रतिपूर्ति क्या है, कब होती हैं, इसमें दावा कब होता है, कितनी बार की जाएगी, कब कब की जाएगी, सब मैंने आपको बता दिया है। मान्यता में 2 चीज़ें हैं, मान्यता देना और मान्यता लेना। तो देना और लेना जो है इस अधिनियम के तहत होता है, निवासी वाले अधिनियम के तहत। फिर उसके बाद अध्यापक का जो अध्याय है वो अध्यापक का अध्याय 6 हैं और इसमें 6 धाराएं आती हैं और धाराएं हैं 16 से लेकर 21 के बीच में। तो 16 से लेकर 21 अध्याय 6 में 6 धाराएं हैं अध्यापक के बारे में। शुरू की 3 धाराएं जो हैं 16, 17, 18 इसमें न्यूनतम योग्यताओं की बात की गई है। फिर हैं 19, 20 और 21। एक में है अध्यापक का वेतन भत्ता, फिर अध्यापक का दायित्व और अध्यापक और छात्र का अनुपात। तो ये अध्यापकों से संबंधित धाराएं हैं। फिर है भाग संख्या 7, 2 चीजें और 2 धाराएं, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता। इसके लिए 2 धाराएं हैं, संस्था है RSCRT और इधर प्रमाण पत्र देना अंतिम योगात्मक आकलन के अनुसार नियम नंबर 23। फिर है शिकायत निवारण। शिकायतें भी किसकी हैं, एक तो अध्यापकों की और एक माता पिता की। तो 2 धाराएं और इसमें 2 नियम। अगला हमारे पास है कि भाग संख्या 9 अधिकारों का संरक्षण करना है। तो हमें 3 धाराएं देखनी है। एक तो है राज्य बाल संरक्षण आयोग अपना काम करेगा, उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर से वो रजिस्ट्रेशन लेगा। और फिर एक राज्य सलाहकार परिषद होगा शिक्षा विभाग को जो है सलाह देने के लिए। इसमें कितने सदस्य हैं, कौन किस कैटेगरी से हैं, कितनी गणपूर्ति होगी, वो सभी चीज़ें हमने देख ली हैं। और अंतिम भाग है प्रकीर्ण जिसमें नियम नंबर 29 आपको बताया गया है। तो आज हमारा RT एक्ट 2011 वाला RT रूल 2011 कंप्लीट होता है।